नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। झारखंड और जम्मू कश्मीर में आज नया चुनावी इतिहास बना। सीट संख्या और आंकड़ों से आगे अब सोचें तो पते की बात, दोनों प्रदेशों में भाजपा की सत्ता दावेदारी है। झारखंड में अपने बूते तो जम्मू कश्मीर में किसी के साथ। हां, जम्मू कश्मीर में भाजपा अपनी शर्तों पर सरकार बनाएगी या बनवाएगी। दोनों प्रदेशों में आज के जनादेश का अर्थ सांप्रदायिक ध्रुवीकरण है। झारखंड में हेमंत सोरेन की पार्टी इसलिए लड़ाई में आगे थी क्योंकि मुस्लिम व ईसाई वोटों ने भाजपा के खिलाफ उसे चुना। उधर पीडीपी को कश्मीर की मुस्लिम बहुल सीटों में थोक वोट मिले। जाहिर है इन विधानसभा चुनावों में भी हिंदू बनाम गैर हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण हुआ। कश्मीर में हिंदुओं ने एकमुश्त भाजपा को जिताया तो मुस्लिम वोट पीडीपी के लिए गोलबंद हुए। जाहिर है विकास और भगवा एजेंडे के मिक्सचर्स के प्रति हिंदू दीवाने हैं। यह नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बदौलत है। ये दो नेता एक सिक्के के दो पहलू हैं। एक पहलू भगवा रंग लिए हुए हैं और दूसरा विकास का चक्का लिए हुए हैं। इन दोनों की गुरुत्वाकर्षण ताकत ने बहुसंख्यक हिंदुओं को अपना बना लिया है। जम्मू और झारखंड दोनों में कांग्रेस ने बहुसंख्यक हिंदुओं का विश्वास खोया है। सो आज के जनादेश का लब्बोलुआब है कि हिंदू वोटों की एकजुट ताकत ने भाजपा को जम्मू कश्मीर में खिलाया तो झारखंड में हिंदू छाते के नीचे आदिवासी व गैर आदिवासी हिंदू का भेद मिटा। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां है। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। भारतीय जनता पार्टी झारखंड और जम्मू कश्मीर दोनों जगह अपने मिशन से पीछे रह गई है। झारखंड में उसका मिशन 55 से ज्यादा सीटों का था। लोकसभा चुनाव में भाजपा को इतनी सीटों पर बढ़त मिली थी। इसी तरह जम्मू कश्मीर में 44 प्लस का मिशन था। भाजपा उससे भी पीछे रह गई है। हालांकि दोनों राज्यों में भाजपा के खिलाफ कोई बड़ा ध्रुवीकरण देखने को नहीं मिला है। इसलिए बताया जा रहा है कि पार्टी अति आत्मविश्वास की वजह से पिछड़ी है। अति आत्मविश्वास की वजह से पार्टी जम्मू कश्मीर में एजेंडा तय नहीं कर पाई। भाजपा विकास के एजेंडे पर अड़ी रही और उसके नेताओं ने अनुच्छेद 370 के एजेंडे को दरकिनार कर दिया था। इसके अलावा पार्टी ने कश्मीरी पंडितों के वोट डलवाने के पुख्ता बंदोबस्त नहीं किए। हर चरण में जितने कश्मीरी पंडितों के वोट थे उसके 1/4 वोट भी नहीं पड़े। अगर भाजपा ये वोट डलवा लेती तो घाटी में उसका खाता खुल सकता था। इसी तरह झारखंड में पार्टी ने अति आत्मविश्वास में किसी नेता का नाम आगे नहीं किया। पार्टी के नेताओं में जीत का इतना भरोसा था कि पार्टी के तमाम दिग्गज नेता नतीजों से पहले मुख्यमंत्री का मामला तय करने में जुट गए थे। इसका दो नुकसान हुआ। एक तो मुख्यमंत्री के दावेदार नेताओं के करीबियों ने भीतरघात किया तो दूसरी ओर आदिवासी बनाम गैर आदिवासी और अगड़ा बनाम पिछड़ा मुख्यमंत्री का ऐसा विवाद शुरू हुआ कि पार्टी अकेले बहुमत हासिल करने से रुक गई। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी क्या अब किसी गैर आदिवासी नेता को मुख्यमंत्री बना सकती है? यह लाख टके का सवाल है जिस पर पार्टी को फैसला करना है। लेकिन आज आए नतीजों में पार्टी के तमाम आदिवासी नेता चुनाव हार गए हैं। 3 बार मुख्यमंत्री रहे अर्जुन मुंडा अपनी पारंपरिक खरसावां सीट से हार गए हैं तो आईएएस की नौकरी से इस्तीफा देकर चाईबासा से मैदान में उतरे जेबी तुबिद भी हार गए हैं। एक अटकल भाजपा के पूर्व नेता बाबूलाल मरांडी के घर वापस लौटने और भाजपा में कमान संभालने की है। ऐसा हो सकता है लेकिन वे खुद दोनों सीट हार गए हैं, इसलिए मुख्यमंत्री नहीं हो सकते। सो अब गैर आदिवासी नेता के मुख्यमंत्री बनने की संभावना बढ़ गई है। भाजपा के आला नेताओं का भी मानना है कि चूंकि सभी बड़े आदिवासी नेता हारे हैं इसलिए उन्हें भी इस बात का रंज नहीं होगा कि पार्टी किसी गैर आदिवासी को सीएम बना रही है। इस लिहाज से पूर्व उप मुख्यमंत्री रघुवर दास सबसे प्रबल दावेदार के तौर पर उभर रहे हैं। चुनाव से पहले भी उनका नाम मुख्यमंत्री पद के लिए चर्चा में था। उनको पिछले दिनों अमित शाह ने अपनी टीम में उपाध्यक्ष बनाया है। उनके अलावा भाजपा और संघ के नेताओं का एक खेमा पार्टी के वरिष्ठ नेता सरजू राय को भी मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष रहे और रांची से चुनाव जीते सीपी सिंह का नाम भी संभावित दावेदारों में शामिल हो गया है। अगर भाजपा आदिवासी चेहरे पर दांव लगाना चाहे तो उसे कोई नया चेहरा खोजना होगा।
झारखंड और जम्मू कश्मीर के चुनावी नतीजे क्षेत्रीय पार्टियों को सुकून देने वाले हैं। लोकसभा चुनाव में ज्यादातर क्षेत्रीय पार्टियों का सफाया हो गया था। उसके बाद हुए राज्यों के चुनाव में भी हरियाणा में सभी क्षेत्रीय पार्टियां खत्म होने की कगार पर पहुंच गईं और महाराष्ट्र में शिवसेना ने जरूर अपनी जमीन बचा ली, लेकिन एनसीपी को बड़ा नुकसान हुआ था। उसके बाद कहा जाने लगा था कि बीजेपी के उभार से क्षेत्रीय पार्टियों को नुकसान होगा और बाद में देश भर में बीजेपी बनाम कांग्रेस का मुकाबला हो जाएगा। लेकिन झारखंड और जम्मू कश्मीर के नतीजों से क्षेत्रीय पार्टियों को चैन मिला है। जम्मू कश्मीर की दोनों क्षेत्रीय पार्टियां अपना वजूद बचाने में कामयाब रही हैं। पीडीपी को बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ है, फिर भी उसे अपने इलाके में अपनी सीटें बचाए रखने में कामयाबी मिली है। सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस की सफाई का अंदाजा लगाया जा रहा था, लेकिन उसने भी उम्मीद से ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया है। इसी तरह झारखंड में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रदर्शन हैरान कर देने वाला है। जेएमएम को पिछले दो चुनाव में 17 और 18 सीटें मिली थीं, लेकिन इस बार उसने अपनी गिनती बढ़ा ली है। पिछली विधानसभा में जेएमएम करीब 4 साल तक सत्ता में रही। इसके बावजूद अगर उसकी सीटें बढ़ी हैं तो इससे पार्टी के जमीनी स्तर पर मजबूत होने का पता चलता है। इन दो राज्यों के नतीजे बिहार में आरजेडी व जेडीयू और उत्तर प्रदेश में सपा व बसपा के लिए रोशनी की किरण की तरह हैं। अब आज की सुर्खियां हैं, ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। झारखंड और जम्मू कश्मीर दोनों राज्यों में किसी पार्टी को सरकार बनाने का स्पष्ट जनादेश नहीं मिला है। जम्मू कश्मीर में मुफ्ती मोहम्मद सईद की पार्टी पीडीपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है। उसे 28 सीटें मिली है। 25 सीटों के साथ भाजपा दूसरे नंबर पर रही है। भाजपा को पिछली बार 11 सीटें मिली थीं। हालांकि भाजपा कश्मीर और लद्दाख में खाता खोलने में कामयाब नहीं हो सकी। 15 सीटों के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस तीसरे नंबर पर है और कांग्रेस 12 सीटें जीतकर चौथे नंबर पर रही है। झारखंड में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है। भाजपा की सहयोगी आजसू 5 सीट जीत पाई है। 19 सीटों के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा दूसरे नंबर पर रही है। कांग्रेस गठबंधन और जेवीएम का प्रदर्शन बहुत खराब रहा है। कांग्रेस ने दोनों राज्यों में अपनी हार कबूल कर ली है, लेकिन साथ ही कहा है कि देश में मोदी लहर नाम की कोई चीज नहीं है। कांग्रेस प्रवक्ता संजय झा ने कहा है कि भाजपा दोनों राज्यों में अपना मिशन नहीं पूरा कर पाई है। जम्मू कश्मीर में किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है और इस वजह से सरकार बनाने का सस्पेंस बढ़ गया है। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी 28 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है, लेकिन उसे सरकार बनाने के लिए 14 और विधायकों की जरूरत होगी। 25 सीटों के साथ भाजपा दूसरे नंबर पर है और उसे 19 विधायकों की जरूरत होगी। सबसे पहले पहल करते हुए कांग्रेस ने पीडीपी को समर्थन देने का ऐलान किया है। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने समर्थन का ऐलान करते हुए कहा कि अब पीडीपी पर निर्भर करता है कि उसे कांग्रेस का समर्थन चाहिए या नहीं। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने नतीजों के बाद मीडिया से बात की, लेकिन उन्होंने आजाद के प्रस्ताव पर कोई टिप्पणी नहीं की। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि उनकी पार्टी ने उम्मीद से खराब प्रदर्शन किया है। दूसरी ओर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि उनकी पार्टी विपक्ष में बैठने को तैयार है। उन्होंने भाजपा को समर्थन देने से मना करते हुए कहा कि भाजपा के लिए उनकी ओर से 99% ना है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में उसके सारे विकल्प खुले हैं। उन्होंने चुनाव नतीजों के बाद कहा कि प्रदेश की दूसरी पार्टियां क्या प्रतिक्रिया देती हैं या क्या पहल करती हैं, देखने के बाद भाजपा फैसला करेगी। कल भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक होगी, जिसमें पार्टी का रुख तय किया जाएगा। इस बीच दोनों राज्यों में भाजपा के अच्छे प्रदर्शन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी जताई है और पार्टी के कार्यकर्ताओं को जीत की बधाई दी है। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी और उसकी सहयोगी आजसू को सरकार बनाने का जनादेश मिल गया है। भाजपा को 37 सीटें मिली हैं और उसकी सहयोगी आजसू को 5 सीटें मिली हैं। सरकार बनाने के बाद निर्दलीय विधायक भी भाजपा के साथ जा सकते हैं। सो भाजपा में मुख्यमंत्री पद को लेकर अटकलें लगाई जाने लगी है। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास को सबसे प्रबल दावेदार बताया जा रहा है। उनके अलावा सरजू राय के नाम की भी चर्चा है और रांची से लगातार चुनाव जीतने वाले पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीपी सिंह भी दावेदार बताए जा रहे हैं। झारखंड के चुनाव नतीजों में 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों को जोर का झटका लगा है। राज्य के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी चुनाव हार गए हैं। उन्होंने 2 सीटों राजधनवार और गिरिडीह से चुनाव लड़ा था, लेकिन दोनों जगह वे हार गए हैं। प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे अर्जुन मुंडा भी चुनाव हार गए हैं। वे अपनी पारंपरिक खरसावां सीट पर चुनाव हार गए। निर्दलीय विधायक से मुख्यमंत्री बने मधु कोड़ा भी मझगांव सीट से हार गए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 2 जगहों से चुनाव लड़ा था, जिसमें वह अपनी पुरानी दुमका सीट से चुनाव हार गए। भाजपा की लुइस मरांडी ने उनको हरा दिया। भाजपा की सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे सुदेश महतो भी चुनाव हार गए हैं। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। झारखंड में भाजपा को पहली बार सर्वाधिक सीटें मिली है, तो वजह हिंदू आदिवासी और हिंदुओं का उसके पाले में एकजुटता से आना है। आम विश्लेषक झारखंड में जातिगत हिसाब से खिचड़ी जनादेश की गलतफहमी पाले हुए थे। वैसा कुछ नहीं हुआ, तो वजह नरेंद्र मोदी अमित शाह की दूरी पर
विकास और हिंदू आकांक्षाओं दोनों का घूमना है। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा एक खुलासा। भारतीय जनता पार्टी झारखंड में मिशन 55 प्लस और जम्मू कश्मीर में मिशन 44 प्लस से पीछे रह गई है, लेकिन उसे इतनी सीटें मिल गई हैं कि सरकार बनाने की धुरी वही होगी। इसे कम से कम जम्मू कश्मीर के लिहाज से ऐतिहासिक जनादेश कहा जा सकता है। भाजपा कभी भी पूरे कश्मीर की ताकत नहीं रही है, उसकी ताकत जम्मू के मैदानी इलाकों में रही है। वहाँ भी भाजपा के लिए 1 दर्जन सीटों का आंकड़ा पार करना हमेशा मुश्किल रहा है। पिछली विधानसभा का चुनाव अमरनाथ यात्रा में बाधा डाले जाने के विवाद के बीच हुआ था, तब भी भाजपा को सिर्फ 11 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार भाजपा ने 25 सीटें जीती हैं। कश्मीर घाटी में भाजपा ने 30 से ज्यादा उम्मीदवार उतारे और आधा दर्जन सीटों पर उसके उम्मीदवारों ने कड़ी टक्कर दी। जाहिर है जम्मू कश्मीर के इस जनादेश में सांप्रदायिक आधार पर ध्रुवीकरण और विकास की चाह दोनों चीजें शामिल हैं। नरेंद्र मोदी के प्रति जम्मू कश्मीर और लद्दाख तीनों जगह प्रचार के दौरान लोगों में उत्सुकता दिखी थी। उन्होंने विकास का जो वायदा किया था उसके प्रति लोगों का सकारात्मक नजरिया था, जिसका फायदा पार्टी को इस चुनाव में मिला है। लेकिन इसके अलावा मोदी और अमित शाह के नाम पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश भी एक हद तक कामयाब हुई। इसका फायदा जम्मू इलाके में भाजपा को मिला तो घाटी में पीडीपी को इसका फायदा हुआ। यह जम्मू कश्मीर में बदलाव की बड़ी शुरुआत है। पहले घाटी में भाजपा को उम्मीदवार नहीं मिलते थे, लेकिन अब भाजपा वहां पैर जमाने की स्थिति में है। इसी तरह झारखंड में ध्रुवीकरण स्पष्ट दिखा है। भारतीय जनता पार्टी ने 2004 के चुनाव के अपने आंकड़े को और बेहतर किया है। उस समय भाजपा अपनी तब की सहयोगी जनता दल यू के साथ लड़ी थी और उसे अकेले 30 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार उसे उससे ज्यादा सीटें मिली हैं। तब बाबूलाल मरांडी भी भाजपा के साथ होते थे, लेकिन इस बार भाजपा ने वो आंकड़ा पार किया है। तो इसका आधार नरेंद्र मोदी और अमित शाह का प्रचार, विकास का वायदा और दोनों का ध्रुवीकरण कराने वाला चेहरा है। झारखंड में नरेंद्र मोदी का विकास और स्थिर सरकार का प्रचार सफल रहा है। उन्होंने लोगों से अपील की थी कि वे केंद्र की तरह स्थायी सरकार बनवाने के लिए वोट दें। हालांकि भाजपा और उसकी सहयोगी आजसू को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, लेकिन उन्हें जो जनादेश मिला है वह पिछले 2 चुनाव से अलग है। दोनों पार्टियों को स्थायी सरकार बनाने का जनादेश मिल गया है। इस जनादेश के पीछे भी एक किस्म का ध्रुवीकरण है, जिसकी जमीन चुनाव की घोषणा के पहले से तैयार हो रही थी। झारखंड में यह बहस थी कि आदिवासी मुख्यमंत्री होगा या गैर आदिवासी होगा, और अगर गैर आदिवासी हुआ तो वो अगड़ा होगा या पिछड़ा। इस बहस के बीच यह संदेश गया था कि भाजपा गैर आदिवासी मुख्यमंत्री बना सकती है। इस वजह से गैर आदिवासी वोटों का ध्रुवीकरण भाजपा व आजसू के साथ हुआ, जबकि आदिवासी वोटों का ध्रुवीकरण जेएमएम के साथ हुआ। एक परंपरा के तहत पिछले 14 साल से झारखंड में आदिवासी मुख्यमंत्री होते रहे हैं। सो यह देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा इस परंपरा के साथ चलती है या इसे बदलकर नई शुरुआत करती है। अब एक ब्रेक है, उसके बाद चुनाव नतीजों पर चर्चा करेंगे। झारखंड और जम्मू कश्मीर में भाजपा की जीत का मतलब नरेंद्र मोदी और अमित शाह है। ये दोनों चेहरे संघ परिवार के प्रतिनिधि हैं। एक विकास की झांकी लिए हुए हैं और दूसरा घर घर भाजपा की विचारधारा को पहुंचाने का मिशन बनाए हुए हैं। सो क्या अब माना जाए कि बहुसंख्यकवाद यानी एकजुट हिंदू की राजनीति चुनाव की नियति हो गई है? इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार अशोक टंडन है। अशोक जी, जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरह का सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हुआ है, या झारखंड में भी जिस तरह से माइनॉरिटी मुस्लिम और क्रिश्चियन जो वोट है वो जेएमएम की तरफ गए हुए लगते हैं, उससे क्या लगता है कि सचमुच में भारत की राजनीति में अब बहुसंख्यकवाद या सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति गहरी बैठ गई है? मुझे ऐसा नहीं लगता है जी। कि देखिए, देश में पहली बार एक सक्षम नेतृत्व आया है, उसकी तरफ लोग एक आशा की उससे देख रहे हैं, तो उसको ध्रुवीकरण मानकर चलना मेरा मानना है कि गलत होगा। क्योंकि पहले क्या हो रहा था कि जातिवाद पर राजनीति चलती थी। इवन जम्मू कश्मीर में भी अगर आपको ध्यान हो तो जातिवाद भी बहुत प्रभावी था, और झारखंड में जातिवाद भी बहुत प्रभावी वही तो अगर ये राजनीति जो अब आप कह रहे हैं जातिवाद को तोड़ रही है, हाँ, तो वही तो मेरा और उससे ऊपर उठकर किसी नेतृत्व को वोट दे रही है, हाँ। तो इसको सांप्रदायिक ध्रुवीकरण नहीं कहा। नहीं, इसी में मेरा ये कि जम्मू के अंदर भले दलित वोट भी हो, उन्होंने बीजेपी को बिल्कुल एक मस्त वोट दिया है, ये रिपोर्ट है, जबकि घाटी
के अंदर मुस्लिम वोट 2% भी बीजेपी को नहीं मिले, एक मतलब किसी की जमानत नहीं बची, अगर ये हकीकत है तो फिर तो हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण तो है ये नहीं। जम्मू कश्मीर की राजनीति को आपको अलग तरह से देखना नहीं। आप फिर इसको झारखंड में भी आजमा सकते मैं हैं मानता कि हूं। जात से ऊपर उठकर अगर हिंदू एक होकर अमित शाह और नरेंद्र मोदी को देखकर वोट दे रहा तो इसका ध्रुवीकरण तो है नहीं। मेरा मानना है कि आप अगर जाति से उठकर वोट देते हैं हाँ। तो आप उसको हिंदू ध्रुवीकरण क्यों कहते नहीं, हैं? वो एक हिंदू नहीं, की मेरा- राजनीतिक ताकत नहीं, मेरा- एकजुटता वाली ताकत नहीं बनी है। नहीं, मेरा मानना है कि ये जो एकजुटता हो रही है हाँ। या ये जो जाति से उठकर राजनीति दिखाई दे रही है, ये एक नेतृत्व के प्रति विश्वास दिखाता है। फिर वो व्यक्ति क्या स्वयं हिंदू की ध्रुवीकरण की बात करता है? तो नहीं कर रहा है। नहीं, वो विकास की बात नहीं कर रहा है। पर अमित शाह बकायदा कह रहे हैं कि हमारा मिशन ये कि हमारी विचारधारा घर घर पहुंचाना हमारा टारगेट है, लक्ष्य। पहला अध्यक्ष भाषण ये था उनका। नहीं, अमित शाह ने कांग्रेस मुक्त भारत की बात की नहीं, है। इसके साथ में हमारी विचारधारा को कांग्रेस की तरह घर घर हर देश के हर कोने में पहुंचाना ये भी लक्ष्य बताया। नहीं, विचारधारा कौन विचार सी? मतलब भगवा विचारधारा नहीं, एजेंडा नहीं, विचारधारा मतलब विकास का एजेंडा। हाँ। देखिए, हम बहुत बड़ी गलती करेंगे अगर भारत जैसे इतने बड़े देश में होने वाले एक राजनीतिक बदलाव को अगर हम संकीर्णता की दृष्टि से देखेंगे। नहीं, संकीर्णता कुछ नहीं। एलिमेंट अगर ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये लोगों का मैंडेट नहीं है। लोगों ने जो मैंडेट लोकसभा में दिया, जो बाकी राज्यों में दिया और अब जो दे रहे हैं झारखंड में, ये अभी भी विश्वास जो है वो विकास के प्रति। नहीं, वही उसमें मेरा ये कहना है कि ये एक सिक्का है जिसके एक पहलू में नरेंद्र मोदी है और दूसरे पहलू में अमित शाह है, और एक विचारधारा का पहलू, एक विकास का पहलू, दोनों अपने साथ साथ उस सिक्के को चल रहा है। वो सिक्का हिंदू बहुसंख्यकवाद में पॉपुलर हो रहा है। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी प्रकार का ये टर्म का इस्तेमाल ये देश के लोकतंत्र के लिए खतरा है। नहीं तो नहीं, देखिए इसलिए सवाल वो नहीं है। सवाल सिर्फ अगर ये है, हारने वाली ताकतें, हाँ, इन सभी चुनाव में हारने वाली ताकतें अगर इसको ये ये सब रंग देने लेगी। की कोशिश हाँ, करती हाँ, हैं हाँ। तो मेरा मानना है वो भी लोकतंत्र का नुकसान कर रही हैं। उनको अपने गिरेबान में झांक कर ये देखना चाहिए, ओमर अब्दुल्ला क्या ये बात कह सकता है? या जो झारखंड में इतने सालों से एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं बन पा रही थी, क्या लोगों को हक नहीं है कि एक स्थायी सरकार बनाने के लिए वोट दें? क्या जम्मू कश्मीर के लोगों को हक नहीं है कि वो बदलें? और लोकसभा में भी यही हुआ। तो मेरा मानना है कि ये कुछ एलिमेंट या बहुत बड़ी मात्रा में विपक्ष इस सारे बदलाव के जो लहर है उसको किसी एक सांप्रदायिक रंग में रंगने दोनों की बातें, कोशिश कर इसमें रहा है। दोनों बातें, एक तो मीडिया कर्मियों की बहस है या इसमें विपक्ष की बहस है या इसमें खुद बीजेपी के अंदर भी जिस अंदाज में राजनीति, देखिए राजनीति में जो भी अंदाज हो बीजेपी का, वो भी एक तरह से हिंदू वोटों को मजबूती के साथ में अपने पीछे करने की, गोलबंद करने की कोशिश तो है, उसी के कारण वो जीत भी रही है। नहीं, मेरा अभी भी यही मानना है कि देश केवल में विकास के कारण नहीं, देश में जब जब सक्षम नेतृत्व आया है उस समय लोगों ने जाति संप्रदाय से उठकर वोट दिया। इस देश में पहले 2 दशकों तक, लगभग 2 दशकों तक जवाहरलाल नेहरू के पीछे देश क्यों खड़ा रहा, उसके बाद इंदिरा गांधी के पीछे देश क्यों खड़ा रहा, अटल बिहारी वाजपेयी के पीछे क्यों देश खड़ा? आप मानते कि वो नेतृत्व की कसौटी के बिल्कुल। कारण ये है आज भी। पर वो नेतृत्व की आज की बुनावट जो है, फर्क यही है कि नेतृत्व की आज की बुनावट के साथ में बहुसंख्यकवाद का एक मामला बनता है, नहीं बन रहा है। मेरा मानना है कि ये आकलन सरासर गलत होगा। कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स अगर किसी तरह से संघ परिवार में भी इस प्रकार की बात करते हैं या फिर विपक्ष इस बात को उठाता है तो ये किसी न किसी तरह की नकारात्मक राजनीति का प्रचारक है, न कि जो वास्तविकता है। देखिए, इस देश का जनमानस जो है वो पिछले देखिए लोग परेशान थे। चुनाव नतीजे के तौर पर तो आज की वास्तविकता ये है कि जम्मू कश्मीर में जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं वहां बीजेपी का जमानत नहीं बची। जो बहुमत, जो हिंदू बहुमत वाली सीटें हैं उसमें पीडीपी या नेशनल कॉन्फ्रेंस का मामला नहीं। ये जमीनी हकीकत है। देखिए, ये हकीकत नहीं है ये जमीनी हकीकत ये है कि जम्मू कश्मीर में कुल मिलाकर बीजेपी को 23% वोट मिला है, जो सबसे ज्यादा है। वो जम्मू में, वही जम्मू में, और श्रीनगर घाटी के अंदर 2% है। 2% है घाटी से सीट ना आना, लेकिन नहीं, सीट नहीं, वोट बढ़ा है, वोट 2%। लेकिन उससे पहले क्या स्थिति थी? जब कभी भी जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए, कांग्रेस जम्मू में जीतती थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस
घाटी में जीतती थी। तो क्या कांग्रेस की जम्मू की जीत और नेशनल इसको आप सांप्रदायिक रंग दे सकते थे? नहीं, क्योंकि जम्मू की और वैली की परिस्थिति अलग अलग है। तो जम्मूवाद अगर आप कहते हैं, कांग्रेस का रोना ही ये है कि भाई हमारा जो वोट जो जम्मू में खींचा है, हमारी जो सीटें गई है, वो भाजपा ने इस कार्ड के चलते हुए हमें कर दिया, कांग्रेस इररिलेवेंट बना दिया कांग्रेस ने। कांग्रेस अपने निराशाजनक प्रदर्शन को छुपाने के लिए कुछ भी कहे, लेकिन लोगों ने जो वोट देखिए, कांग्रेस को लगातार हर राज्य में एक एक करके लोग क्यों नकार रहे हैं? क्या इसलिए है कि कोई दूसरी पार्टी कोई सांप्रदायिकता दिखा रही है, हिंदू बहुलवाद दिखा रही? कांग्रेस का नॉन परफॉर्मेंस, कांग्रेस की जो कुल मिलाकर आज हालत है, उसको देखकर लोग ये कहते हैं कि अब आजकल कांग्रेस को वोट कौन देता है। तो इसके लिए कांग्रेस को अपने गिरबान में झांकना होगा, न कि किसी भी एक नेतृत्व के, कुशल नेतृत्व के जीत को सांप्रदायिक रंग देना। पर अशोक जी, आप ये तो मानते कि हिंदू मतों में अब जात से ऊपर उठकर एक बकायदा कम्युनिटी भाव से वोट हो रहा है, ये तो एक हकीकत मान रहे नहीं मान रहे? आपको ये क्यों नहीं आप कहते कि देश में लोग जातिवाद से उठकर वोट दे रहे हैं? हाँ, तो आप यही कहिए, भले देश कहिए, कहीं पे हरियाणा के अंदर ये हुआ है, महाराष्ट्र में हुआ है कि जात को छोड़ के, जात के खांचों को छोड़कर देश की जनता जातिवाद से उठकर वोट दे रही है। उसमें सभी धर्मों के, सभी वर्गों के लोग शामिल हैं, न कि किसी एक धर्म विशेष के लोग जातिवाद से उठ रहे हैं। देखिए, जम्मू वैली में भी जो वोट पड़ा है, उसमें वहां जातिवाद दिखाई देता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के बीच में। तो जम्मू का जातिवाद नहीं गया, मतलब, लेकिन उसको कुल मिलाकर सारी पिक्चर को एक किसी भगवाकरण में दिखाना, ये मुझे लगता है देश के लोकतंत्र के हित में नहीं है। जी अशोक जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए। कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर, इसी समय।